आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और वहां पर सूबेदार के उसमें मेरे साथ मौजूद है वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब। एक बेबाक शख्सियत है और बेबाक तर्जुमान है। चलिए उनसे कुछ मसाइल पर, हालात हज़रा पर गुफ्तगू हम करते हैं। चलिए, आज हमारे मौज़ूआत है वफ़ के मसाइल, सियासी मसाइल और औरंगाबाद शहर में बढ़ता हुआ नशे का कारोबार। इन तीनों पहलुओं पे हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाए जिससे हालात हज़रा पे समझने में आसानी हो और कुछ मसाइल का हल निकलने में आसानी हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी एक चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई थी वक्फ बोर्ड की, जिसमें हमारे औरंगाबाद के ख़ाज़ा इम्तियाज़ जलील साहब, फौजी मैडम जी, वजात मिर्ज़ा तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे और बड़ी खुश आइंदा बात ये निकल के आई कि उसमें वफ़ के लिए कुछ हलचल देखी गई। मैं वफ़ की बात को फिर इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ये मौजू फिर ज़िंदा हो सके, वरना आमतौर से ये होता है कि बात दब जाती है तो फिर दब जाती है। तो मेरा सवाल है साहब, इतने सालों से वक्फ बोर्ड बना है, आखिर क्या कारण है कि हमें बस मीटिंग पे मीटिंग लेते हैं, आह्वान पे आह्वान करते हैं? और ख़ास बात मैंने एक नोट किया हूँ, शायद आपने नोट किया हुआ, कि नाजायज़ कब्ज़े हटाने के ऊपर ही बात होती है। हटाने के कभी ऐसा नहीं होता कि भाई हम एक प्रोग्राम लाहेमल तैयार दे रहे हैं, आओ मुसलमानों बेघर मुसलमानों आओ, हम तुम्हारी एक तरतीब बनाते हैं, यादी बनाते हैं, सर्वे करते हैं जैसा माडा के लोग करते हैं, आओ हम तुम बसाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता सर? देखिए, कहीं ना कहीं तो भी सब लोग ऐसे बड़े मामले के अंदर उनके हाथ दबे हुए हैं, उनके हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। कोशिश दिखाई गई कि कुछ हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को आज वफ़ के अंदर एक अहदा मिला है, इख्तियार मिला है, वो लोग इक्का दुक्का केस बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमारा ये कहना है कि आपने इस अहदे पे आने से पहले वफ़ के बड़े मामले जो उठाए थे उनका क्या हुआ? जालना रोड पे की सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मामला था, उसके ऊपर आप आग बबूला हो रहे थे। उसके ऊपर आप बोल रहे थे कि फ़लाँ पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, फ़लाँ ये कर रहे हैं, हम सबको नंगा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अहदा मिलने के बाद में वो टॉपिक ही ख़त्म हो गया। क्या वो वफ़ के इख्तियार में आई? क्या वहाँ पोजीशन मिल गया? क्या वो मसला हल हो गया? फिर आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? जितने कायद हैं, इन लोगों की खामोशी ये बताती है कि वफ़ की ज़मीनों को हड़पने वाले जो चोर उचक्के हैं, जो डाकू हैं, इनसे कहीं ना कहीं तो भी कोई मामला ऐसा बना हुआ है कि ये उनके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकते। आज मैं आपको कहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जी वफ़ के इख्तियार में है, जिसमें बॉम्बे के नरीमन पॉइंट जैसे, जी यानी जहाँ पर 10 लाख रुपए से स्क्वायर फीट से भी जगह मिलना मुश्किल है, आज ऐसे एरिया में भी चंद पैसों के अंदर लीज पे किया हुआ है उसको। 99 साल की लीज, 39 साल के लिए कानून आ गया ना भाई, अब पूरी लीज कोई भी 11 महीने ज़्यादा नहीं होगी या कोई भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी, या जो भी अब कानून है उसके मुताबिक तुम वो केस डालकर वक्फ बोर्ड की तरफ से वो ज़मीन अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? जितने ताबे करके बैठे हुए हैं उन लोगों को एक तो ताबा हटाओ, नहीं तो जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से रेवेन्यू दो। वफ़ एक अकेला ऐसा मिल्कियत है, और उसमें ख़ास बात यह है, मैं आपको ख़ास तौर से बताऊं कि 1,05,000 एकड़ के करीब ज़मीन थी वो जी। अब कितनी रहे अल्लाह को मालूम, लेकिन इस 1,05,000 ज़मीन में 80% ज़मीन मराठवाड़ा में है। जी यानी सबसे बड़ा वफ़ का हेड ऑफिस औरंगाबाद में क्यों रखा गया था? क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो ज़मीनें हैं वफ़ के इख्तियार की वो मराठवाड़ा के ज़िलों में है। और आज मराठवाड़ा की 2 बड़ी शख्सियतें राज्यसभा लोकसभा के कायद वहाँ पर चुन के गए हुए या वफ़ के अहदे पर हैं जी। तो ये लोगों ने मराठवाड़ा की इन ज़मीनों को आज़ाद क्यों नहीं कराया? और वक्फ एक अकेला ऐसा रेवेन्यू है कि अगर इस रियासत के अंदर ये 1 लाख एकड़ ज़मीन को अगर हम कब्ज़े हटा लेंगे या उन कब्ज़ेदारों को किराया लगा देंगे, तो महाराष्ट्र सरकार को वक्फ बोर्ड ये बोल सकता है, आपको महाराष्ट्र चलाने में कमी पेशी महसूस हो रही होगी तो कुछ खर्चा देना क्या। यानी ये कौम को अपने दम पर हमारे मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे, हमारे तालीमी इदारे रहेंगे, हमारे बच्चों को मैनेजमेंट के और बड़े बड़े टेक्निकल इसके इंजीनियरिंग के हमारे ख़ुद के इदारे और कंसल्टेंसी रहेगी अपॉइंट करने के लिए, उनको कारोबार शुरू करने के लिए सेल्फ फंडिंग हम कर सकते हैं, बिना सूती बैंक हम बना सकते हैं। इतनी मिल्कियत हमारे पास आ सकती है।
और हम इस सब कौम को खुशहाल करते हुए हुकूमत की 1 रुपए का हमको कोई राशन कार्ड से राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको उसके ईबीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको उसके माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने दम के ऊपर इस ज़मीनों के ऊपर हम अपनी कौम का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। और तमाम खुशहाली के बाद भी हम कह सकते हैं हुकूमत को, आपको महाराष्ट्र चलाने में दिक्कत आ रही होंगी तो थोड़े पैसे देना क्या, कहीं बाढ़ आ गई मदद करने के लिए आपको सरकार कम पड़ रही होगी तो हम पैसे देना क्या, किसान खुदकुशी कर रहे हैं उनको अगर आप कर्ज़ माफ़ नहीं कर पा रहे तो हम कुछ कर्ज़े फेरना क्या, इतना इख्तियार तुम्हारे पास आ सकता है। ये बड़ा मामला है। एक दूसरी बात, आरएसएस के बारे में आज पूरा मुल्क के अंदर न सिर्फ मुसलमान, आइन को मानने वाला हर तबका आरएसएस को बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि उसकी जहरीली सोच ये समाज को तोड़ने का काम करती है और समाज को ग़ुलामी की तरफ ढकलने का, जमहूरियत मिटाने का काम करती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस मुसलमानों की दूसरे नंबर की दुश्मन है जी, दूसरे नंबर की है जी, अव्वल नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। किस तरह सर? सबसे बड़ी दुश्मन अगर कौम की मुसलमानों की कोई है, वो एजेंट है, वो दलाल है जो हमारी ज़मीनों को बेचते हैं। आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों ने या उनके लीडरों ने कब्ज़े करे, वो उनकी जहन में आया था क्या या वफ़ की ज़मीन पे कब्ज़ा हो सकता, ये वफ़ की ज़मीन को ऐसा घुमा के कानूनी पेच में लाकर कब्ज़ा करके यहाँ डेवलपमेंट होके बिल्डरशिप हो सकती। ये उन तक पहुँचाने का काम करने वाले जो गद्दार हैं, जो मक्कार हैं, वो हमारी कौम में से हैं। हमारे लोगों ने उनको लिया के बताया ये ज़मीन को ऐसा करो साहब, वो करो, चंद दलाली के लिए, चंद पैसों की खातिर। तो मुझे लगता है कि औकाफ के हद तक अगर नौजवान इस कौम की फ़िक्र करने वाले उलेमा रहो, नौजवान रहो, समाजी कारकुन रहो या सियासी कारकुन रहो, ये मुत्तहिद हो जाएंगे अगर खाली एक ही लड़ाई लड़ेंगे कि हमको अपने औकाफ की ज़मीनें खाली करानी है। अगर रियाज अंसारी साहब का मकान आ गया जी, आपको मालूम नहीं था, आप फंस गए थे, आपको किसी ने फंसा दिया, प्लॉटिंग बोल के दे दिया, आपने घर बना ली, लेकिन बाद में पता चला ये ज़मीन औकाफ की है, तो आप औकाफ के किराएदार बन जाइए। ज़मीन का दीजिए, घर का किराया मत दीजिए, लेकिन जिस ज़मीन पे घर बना है उस ज़मीन का कुछ मार्केट के हिसाब से किराया दे दीजिए। अगर ऐसे किराए भी ले लेंगे तो औकाफ की मिल्कियत बढ़ेगी और हम तमाम मस्जिदों जितनी भी होती है वो औकाफ के इख्तियार में आती है ना जी, तो मस्जिद के मुलजिमीन के तौर पे तमाम इमाम और मौज़न को एक बड़ी अवधि की तनख्वाह दे सकते हैं। जी, पंजाब में दी जा रही है, हरियाणा में दी जा रही है, दिल्ली में दी जा रही है, महाराष्ट्र में चंद मस्जिदों को भी पिछले कई सालों से ऐसा आपके हमारे जैसे लोगों ने आवाज़ उठाने से कुछ तो भी चालू किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि वफ़ की रिवेन्यू बढ़ेगी ना तो इमामों को भी क्लास 2 अधिकारी के जैसी, क्लास 3 अधिकारी की जैसी तनख्वाह मिल सकती है। और वो दीन की खिदमत करने वाला कि आल औलाद को खुशहाली कब मिलेगी, जब 4 पैसे घर पे लेके जाएंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। और यही ज़मीनों में से जो ज़मीन हमको लगता है शहर को लगकर है, वहाँ मकान की कॉलोनी बनाओ, आप जो बेघरों को घर दो, आपने जैसे कहा आप बेघरों को घर दो, उनको किराया लगाओ। अगर वो बाहर कहीं पे भी रह रहे हैं तो बेचारों को इतने भी वो ये नहीं है, आप अगर घर दोगे तो वो आपको किराया देंगे, मार्केट के हिसाब से नहीं, थोड़ा कम देंगे लेकिन देंगे ना आपको। वो ज़मीन का रिवेन्यू तो चालू होगा, ज़मीन की इख्तियार तो वक्त की है, किराएदार के तौर पे घर दिया है उनको, किराया लेते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ, साल को साल किराया बढ़ाते जाओ मार्केट के हिसाब से। तो ये चीज़ें हमारी मुझे लगता है होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर सब ने एक जगह आना चाहिए। सर मैंने इससे पहले जमीयत उलमा औरंगाबाद के शहर सदर से उनकी एक मीटिंग थी और मुझे भी इत्तेफाक से बुलाया गया था, मैं वहाँ शरीक था। मैंने उनसे बहुत खुल के कहा था, मौला साहब पूरे हिंदुस्तान में जब बाढ़ आती है, ज़लज़ले आते हैं तो जमीयत उलमा हिंद बिला तफरीक मज़हब मिल्लत के घर बना के देती है, इनको लाइट लाती है, पानी देती है, अनाज प्रोवाइड करती है। और महाराष्ट्र में और ख़ासकर मराठवाड़ा में वफ़ की इमलाक तबाह हो रही है, ये भी तो एक ज़लज़ला है, ये भी तो एक तबाही है। तो क्या आप इतने अहल नहीं हैं कि आप एक चंदे थे, ज़कात से, फ़ितरे के पैसों से गरीब मुसलमानों को टीने का मकान क्यों ना बना के दे दे? मैंने सवाल किया था तो उन्होंने बड़ा ऐसा जवाब दिया था साहब, तो मैं खुद हैरान हूँ। मेरे चैनल पे वो आ भी चुका, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था अंसारी साहब अगर वफ़ के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, अगर उन्होंने हमको अगर कानूनी अंदाज से अगर ज़मीन प्रोवाइड करा दिए तो जमीयत उलमा इस बात में सक्षम है कि हम करोड़ों रुपए लगा के गरीबों को बता सकते हैं। तब सवाल ये साहब हमारे पास पैसा भी है, ज़मीनें भी है, तो मामला कहाँ फंस रहा है? तो अच्छा है ना, अभी उनके साथ में मिलेंगे आप और मैं और उनको ताकत दे के कहेंगे कि चलिए साहब, जब आपने ये बयान दिया था तब वक्फ बोर्ड के अहदों पे अपने लोग नहीं थे, अब मराठवाड़ा की तो बड़ी ताकतें हैं, बैठेंगे इनके घर पे धरना करेंगे और धरना देकर उनको बोलेंगे कि भाई अब आपने जो एहतजाज अधूरा छोड़ा है, जो एहतजाज का चैलेंज किया है, वो भी मामला लो और वो और जालना रोड पे इतनी कीमती ज़मीन है उसका कब्ज़ा वापस दिलाओ और वहाँ पे हमको भी 2-3 एकड़ ज़मीन दो
और जमीयत ही नहीं, जमीयत के साथ में हम और आप शाना बशाना खड़े रहेंगे और पूरी आवाम, ये आवाम बहुत ताकतवर है साहब। आपने देखा कि जब कोई अच्छा काम होता है ना, ये आवाम पैसों के लिए कभी आपको मायूस नहीं होने देती है। आज जमीयतुल उलमा रहो या जो समाजी तंजीमें काम करती है, आवाम फंड करती है ना उनको, जी जी करती है, लाखों करोड़ रुपए भी देने को आवाम तैयार है, लेकिन ईमानदाराना कोशिश नज़र आनी चाहिए आवाम को। तो मुझे लगता है कि चलो अभी जो जमीयत के ज़िम्मेदार से आपकी बात हुई है, उनकी क़यादत में आप और हम मिलते हैं। मैं अपने तौर पे अपने साथियों को साथ लाता हूँ, आप भी लाइए, अपन सब मिल के उनके साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और बोलेंगे उनको चलो आप ज़मीन दो भाई, जो लड़ाई आप अधूरी छोड़े वो आगे बढ़ाओ, अहदे पे है ना आप। तो आप ऐसा क्यों होता है साहब कि किसी इदारे को लेके मैं सवाल उठाता हूँ, हाँ, किसी इदारे को लेके मैं लड़ाई लड़ता हूँ, किसी इदारे को लेके मैं रोश में आता हूँ और फिर उस इदारे की मेरे को एक मिल्कियत मिल जाती है और मेरे सवालात ख़त्म हो जाते हैं। मैं किसी ज़मीन को लेके बहुत बड़ी आवाज़ उठाता हूँ, बहुत मीडिया को मैनेज करके बहुत हंगामा करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को अहदा मिलता है, वो टॉपिक ख़त्म होती है। ऐसा क्यों होता है? हमारा समाजी किरदार जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमने अपने जो मकासद हैं उस पर अटल होना चाहिए, उसके ऊपर क़ायम रहना चाहिए। तो क्यों हम यू टर्न ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डीलिंग है। अगर इसमें कोई डीलिंग है तो आप डीलर हो कि आप लीडर हो? जी। अगर आप डीलर हो तो फिर आप लीडर के लिबास में क्यों है? आप तिजारत के लिबास में आ जाओ। और अगर तुम लीडर हो तो फिर डीलिंग बंद करो। ये साफ सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान का किरदार, क़यादत का किरदार जब तक साफ़ सुथरा नहीं होता, वो समाजी किरदार को बेहतर नहीं बनाएगा। सर, एक वक्फ के ऊपर मेरा भी बहुत लगातार सर्वे है, क्योंकि मेरे भी सर्वे बोले तो कई ज़िम्मेदार बेचारे जो कौम का दर्द रखते हैं, मिल्लत का दर्द रखते हैं, वो कहते हैं अंतर साहब आप टूटे फूटे अंदाज से कुछ अच्छा बोल लेते हैं, तो आप थोड़ा हमारी आवाज़ तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, आवाज़ उठाते रहिए, अल्लाह उसको आपको अजर देगा। तो मैं भी कोशिश करता हूं साहब। मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं। मैं फ्रैंकली जो चंद बातें निकल के आ रही वो गुफ्तगू का पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारे पास 4 बड़ी इस्लामी तंजीमें हैं। एक जमीयत इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले सुन्नत वल जमात है और तबलीगी जमात है। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल थे, कुछ लोग बोले तो वो दानिश्वर लोग थे, बाशऊर लोग थे, उनका ख्याल था कि ये तंजीमें अगर पैसा लगाए, सड़कों के जैसा पैसा लगाए और वफ़ की ज़मीनात हो, कोई ऐसा माहिदा मंशूर तैयार किया जाए कि वो पैसा बाद में उनको रिटर्न भी हो जाए वक़्त किस्तों की शक्ल में, और क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए का चंदा आता है ज़कात की शक्ल में। अगर इस तरह से अगर हाउसिंग सिस्टम पे काम करे तो कुछ मुनाफा भी होगा। तो आपको लगता है सर कि जो राय निकल के आ रही है ये मुमकिन हो सकता है कानून के दायरे के अंदर? देखिए, मैं किसी तंजीम के बारे में मुझे इख्तियार नहीं है कि उन तंजीमों ने क्या करना ऐसा अगर कदम उठाते हैं तो सुनिए ना, मेरा ये कहना है कि आज इन तंजीमों को आवाम के अंदर एक भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि अब लोगों का सियासी जमातों पे का भरोसा उठ गया जी, समाजी तंजीमों पे का उठ गया। अब आखिर में आके टिका हुआ है दीनी तंजीमों पे। ठीक है, आज अगर ये कौम किसी पे एतमाद करती है, वो भी 100% है कि नहीं तो मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी अगर कहीं एतमाद है बचा हुआ लोगों का तो दीनी तंजीमों पे है कि भाई ये इनकी फ़िक्र है, आखिरत को आखिरत का ख्याल रखकर, खौफ खुदा का डर, अल्लाह का डर रख कर काम करने वाले जमातों में दीनी तंजीमों को गिना जाता है। हाँ। और जिनको खौफ खुदा है, जो आखिरत का ख्याल रखकर फ़िक्र से काम करते हैं, उन लोगों पे लोग एतमाद करते हैं। ठीक है, इसलिए इन पे लोगों का एतमाद है। तो इनके पास में करोड़ों रुपए कोई कंपनी से नहीं आते, वो आपके मेरे जैसे लोगों के चंदे से आते हैं। और इन लोगों ने जो मिशन हाथ में लिए हैं, जो दीनी तालीम का मिशन हो या मसाजिद को अच्छे बेहतर ढंग से चलाने का मिशन हो या तबलीग करने का मिशन हो, या अभी जमात इस्लामी तो अक्सरियत पे असर करे, सामाजिक वो भी काम करती है उसका हो, या जमीयत जो जेल में बेगुनाह कैद है उनको छुड़ाने का करती, ऐसे कामों का उनका जो मिशन है वो मिशन की ज़रूरत के मुताबिक वो हुआ है। लेकिन एक ऐसा ये आगे आकर एक ऐसी टीम, एक ऐसा कमेटी बननी चाहिए, एक ऐसा महामंडल बनना चाहिए, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बननी चाहिए जो इस शहर के कुछ असरदार लोग, बाकिरदार लोग, जो बेबाक लोगों को साथ लेकर बनाया जाए और उनको इख्तियार दिया जाए, तो लोग उन पे एतमाद करेंगे और वहाँ शेयर लेंगे और अपना हिस्सा देकर वो उसको फंडिंग करेंगे और ऐसे मकान बनेंगे तो लोगों को पैसा भी रिटर्न मिलेगा और बिलासूदी बैंक हो सकती है जी। तो मुनाफे के अंदर तो हिस्सेदारी का तो हमको इख्तियार है कि भाई आप मुनाफा ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके कारोबार के तौर पे। तो उस पैटर्न के ऊपर एक हाउसिंग
सोसाइटी का या जैसे बड़े बड़े बिल्डर के कॉरपोरेट प्रोजेक्ट होते हैं, वैसा हमारा भी एक दीनी नुक्ते नज़र से कॉरपोरेट प्रोजेक्ट बनना चाहिए, और ऐसा बनता है तो हम उसको साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन वफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस होने वाली भी बात नहीं है। अभी देखिए शब्बीर अंसारी साहब जो है आपके जालना करीब है, वहाँ के हैं, पूना के अंदर डेक्कन की मस्जिद का मामला था जी। वहाँ पर इतने ख़तरनाक लोग रहते हैं अतराफ में, और उनके जबड़े में औकाफ की एक मिल्कियत फंस गई थी, और अपनी ज़मीन पे अपनी मस्जिद की तामीर को रुकावटें थी, ये थी, बहुत दिक्कतें थी। शब्बीर अंसारी साहब ने उसमें ध्यान दिया, और वहाँ के लोगों ने, पूना के जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े रहे, लड़े, और हर स्तर पे लड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मिल्कियत पूना के डेक्कन जैसे एक हॉट स्पॉट पे एक उसको आज़ाद कराकर एक बड़ी शान से वहाँ पे एक मस्जिद को ये किया गया है, वो इख्तियार में लिया गया। तो ऐसे काम भी हो रहे हैं, और ये होने चाहिए, काम बढ़ने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके जैसे लोग जब तक सामने आ रहे हैं, जो बहुत स्टडीड लोग हैं, तो उन लोगों के साथ में मिलकर हम काम करेंगे तो मसलों का कुछ हल होगा। सर एक सवाल ये है, देखिए औरंगाबाद के आस्तिक कुमार पांडे साहब जो अब तबादला हो गया उनका, ये भी एक बहुत चर्चा का विषय था, वो भी एक सवाल मैं आपको ले रहा हूँ। देखिए साहब, एक कमिश्नर है जिसको तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, क्लास 1 ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट का बंधन नहीं है कि आपको ये काम करना ही करना है, इख्तियारात रहते हैं कि आप कमिश्नर है, आपको जो ठीक लगा कीजिए। ठीक है सर, उनकी बीवी पुलिस के बड़े ओहदे पर है, यानी क्लास 1 ऑफिसर ज़िंदगी जी रहे। ऐसा पुलिस, ऐसा जो है म्यूनसिपल कमिश्नर खाम नदी की गंदी नाले में घूमता है, 4-4 घंटे घूमता है, वो नदी को साफ़ करता है, वो नदी को जो आबाद करता है। और ख़ास बात ये है कि MM शेख साहब जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनके ठीक बंगले के सामने कारपोरेशन की जगह है, वहाँ पर पेट्रोल पंप को आबाद करता है ताकि गवर्नमेंट को कुछ भला हो जाए, कारपोरेशन की कोई आमदनी हो जाए। एक कमिश्नर जिसके ऊपर पूरे शहर का बोझ है, वो इतने टेंशन में रहते हुए भी गवर्नमेंट का किस तरह फ़ायदा हो ये सोचता है। बड़ी हैरत की बात है कि हमारे पास वफ़ के इतने बड़े मेम्बरान हैं, इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा मंडल है, उसका वक्फ मंत्री है, और मराठवाड़े में साहब मेरा खुद का सर्वे, कम से कम 50 पेट्रोल पंप खुल सकते हैं, इतनी हाईवे इतनी ज़मीनात है, एक पेट्रोल पंप नहीं है। और जबकि हम तकरीरन बोलते हैं कि हमारे आबाजदा ने जो है तो 1000 साल हुकूमत करे, 1000 साल हुकूमत करे, और तुम्हारे पास जो ज़मीन है तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। साहब ये मैं नहीं करो, लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे इनको झिझोड़ने के वास्ते आप? मैंने कहा ना कि ये वही लोग हैं जो कर सकते हैं, कर नहीं रहे ना, और जो ये ज़मीनों को हड़पाने के लिए दलाली कर रहे हैं, जो ये उनके गले में लिया कर उसको डाल रहे हैं ना, वो लोगों के लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया कि मुसलमानों के या भारत के आइन पसंद लोगों के दुश्मन अगर कोई है, मुसलमानों के ख़ास तौर से अगर RSS को अगर हम दुश्मन की लिस्ट में लेते हैं तो 2 नंबर के हैं, ये 1 नंबर के हैं। मुझे लगता है आस्तिक कुमार पांडे एक काबिल ऑफिसर के तौर पे उनकी आप तारीफ़ करें कि उन्होंने कुछ काबिल काम किया है, काबिल तारीफ़ काम किया है। तो ऐसे क़यादत क्यों नहीं है, ऐसी क़यादतें सामने क्यों नहीं आ रही, ऐसे लोग सामने क्यों नहीं आते? इसलिए आपके चैनल के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद शहर को आज बहुत बड़ी ज़रूरत है अच्छी क़यादत की। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनमें जुस्तजू है, जो समाजी दीनी कामों में भले ही होंगे, लेकिन उनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, चुनावी राजनीति में आइए। कौम की खिदमत के, मुल्क की खिदमत के जज्बे से अगर काम करना चाहते हो तो सियासत में आइए। मफाद परस्तों ढीक भर पड़े हुए हर पार्टी में, हर पार्टी में 90% 80% लोग मफाद परस्त हैं, और ख़ास तौर से जो बहुजन समाज है, जो मुसलमान हो, SC ST हो या छोटे छोटे OBC हो, इनमें जो लीडर होते हैं ना, इनमें 80% लोग अपने मफाद के लिए आए, कौम आवाम के लिए नहीं आए, मुल्क के लिए नहीं आए, वो अपनी बेरोज़गारी मिटाने के लिए आए, वो अपनी दुकान मिटाने के लिए। जब तक हमारी पार्टियों में, बहुजनवादी विचारों के पार्टियों में ये 80% की तादाद धीरे धीरे कम होकर अच्छे लोग जो आज 20% हैं वो 30-40% नहीं होंगे, 50-60% नहीं होंगे, अच्छा काम वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मफाद परस्त क़यादत को हटानी है, अगर सड़ी हुई जंजीर की कड़ी को निकालना होगा, तो आपको नई कड़ी मिलनी चाहिए। एक सोने के जंजीर में एक पीतल की कड़ी लग गई होगी और आपको पता चल गया कि ये एक कड़ी पीतल की है, तो आपको एक सोने की कड़ी को सामने आना पड़ेगा उसको रिप्लेस करने के लिए। अफसोस है कि हमारी पूरी जंजीर पीतल की है और उसके ऊपर सिर्फ कवर जो है वो सोने का दिखाया जाता है। तो हमको अब बहुत ज़रूरत है ऐसी कड़ियाँ बनाने की। और मैं आपके चैनल के ज़रिए कहता हूँ, जिन जिन लोगों को कौम की फ़िक्र है और जो रातों में सो नहीं पाते अपने मुस्तकबिल को सोचकर, वो अब अपने रातों में फ़िक्र में जागना छोड़ते हुए कौम को जगाने के लिए बाहर आए और ज़िम्मेदारी लें, आए हमारे साथ जुड़ें। मैं उन्हें वादा करता हूँ उनको ताकत देने का।
मैं मेरी क़यादत, मेरे क़ायद अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब, प्रदेश अध्यक्ष रेखा तेज ठाकुर की तरफ से मैं वादा करता हूं कि मेरे पार्टी में उनके साथ इंसाफ होगा। अगर वो कौम और मुल्क के लिए लड़ना चाहते हैं, हम साथ में खड़े रहेंगे उनके। किसी भी साजिश से उनको बचाने के लिए हम पेश रहेंगे। लेकिन ऐसे नौजवानों को सामने आना पड़ेगा, तो ही ये बदहाली जो है ये खुशहाली में तब्दील हो सकती है। सर, एक सर्वे था मेरा, एक सर्वे ये भी निकल के आया था कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के इब्तिदा से लेके क़याम से लेके अब तक जितने भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए, जो अखबारात में आए, जो मीडिया में आए, उसकी रोशनी में अब लोगों के अंदर इस कदर मायूसी होगी कि जब लोग बोले, ये लोगों का कहना है, वो उनकी मैं अल्फाज सबको दोहरा रहा हूँ कि जब वक्फ बोर्ड का चपरासी से लेकर तो वक्फ मिनिस्टर तक मुसलमान है, तो हम किस मुंह से जो है तो आरएसएस को गालियाँ देते हैं, किस मुंह से जो है तो बीजेपी को बुरा बोलते हैं? ये एक सवाल है। क्यों नहीं फिर आप हमारे जो वक्फ का चेयरमैन होता है और वक्फ के कुछ मेंबर होते हैं, उसमें जो हमारे महाराष्ट्र में ऐसे कई गैर मुस्लिम ऑफिसर्स, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी आते हैं, कलेक्टर भी आते हैं, विभागीय आयुक्त भी आते हैं, उनको नामजद कर दिया जाए कि जब तुम नाअहल साबित हो रहे हो, जब आप कलमे शरीफ फेल जा रहे हैं, जब आपके सामने लूट मार हो रही है, कानूनी अंदाज से तबाही बर्बादी हो रही है, तो फिर ऐसे अफराद को क्यों ना बिठा दिया जाए जो गैर मुस्लिम है, तो कम से कम वो खुदा का खौफ, राम का खौफ। आज भी अगर मस्जिद सामने कोई अधिकारी गुजर जाता है तो कम से कम यूँ सर को पेशानी करता है, इतना आदर करता है, तो क्यों ना फिर ऐसे ऑफिसर को बिठा दिया जाए ताकि वक्फ इमलाक कम से कम बचे तो सही। ये बात निकल के आ रही है, कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, दस्तूर और आइन बनाने वाले आप और मेरे से ज़्यादा होशियार लोग थे, है ना। उन्होंने जब कुछ सोच के कि मुसलमानों की मिल्कियत की हिफाजत मुसलमान करें, ये इख्तियार दे दिया है उन्होंने, तो कुछ सोच के दिया है। यह हमारा फेल्योर है ना कि हम उतने जागरूक लोग, उतने बेदार लोग, उतने बेबाक लोग, उतने बेलौस लोग पैदा नहीं कर पा रहे, उतनी क़यादतें नहीं ला पा रहे, यह हमारा फेल्योर है। लेकिन आइन ने या कानून ने अगर आज वहाँ पर मुसलमानों की मिल्कियत की हिफाजत मुसलमानों को दिया है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए फ़ायदे की बात थी। लेकिन हम वैसे नुमाइंदे नहीं दे पा रहे, हम वैसी क़यादत नहीं दे पा रहे। हमको काम इस पे करना पड़ेगा। हर पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे नहीं होता जी, 99 बेईमान भी होते हैं जी 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 99 जहरीले भी होते हैं जी। लेकिन एक हेमंत करकरे को देखकर हर पुलिस अधिकारी को इख्तियार नहीं दे सकते, हम बागडोर नहीं दे सकते। इसलिए हमको अपने अंदर से क़यादत पैदा करना पड़ेगा साहब। इसलिए मैंने कहा आपके चैनल के ज़रिए कि वो नौजवान जो इसको देख रहे हैं, आप अपनी कौम के और मुल्क के खिदमत के लिए, खिदमत खल्क और अपनी ज़ाती मफाद की क़ुरबानी के जज्बे से काम करना चाहते हो तो आओ, आगे बढ़ो, किसी भी पार्टी में जाओ। कोई पार्टी तुमको ताकत देती होगी तो जाओ, नहीं दे रही होगी तो मेरे पास आओ। मैं मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों की तरफ से कह रहा हूँ आपको, मेरी पार्टी ताकत दे सकती है आपको, आपके साथ खड़ी हो सकती है, आपके बाजू में खड़ी हो सकती है। यानी ये ज़रूरत है आज कौम की कि अच्छे लोग सामने, अच्छे किरदार के लोग सामने आने चाहिए, बेलौस लोग, बेबाक लोग सामने आने चाहिए और ख़िदमत खल्क का जज्बा और ज़ाती मफाद को क़ुरबान करने की तैयारी से आने चाहिए। ऐसे लोग अगर आ जाएंगे ना साहब, अगर ऐसे आपके औरंगाबाद में 10 लोग भी आ जाएंगे ना, आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 10 साल बाद का आपका औरंगाबाद जो रहेगा वो पूरे मुल्क के नहीं, दुनिया के लिए एक मॉडल शहर बनेगा। क्योंकि आप बोलिए कि ये औरंगाबाद पूरे भारत की, आगरा दिल्ली की राजधानी को हटाने के बाद कहीं राजधानी बन सकती है तो उसको औरंगाबाद चुना जाता है जी। पूरे मुल्क के अंदर किसी एक शहर में इतने सूफ़ी इकराम नहीं गए, इतने पीरो मुर्शिद नहीं गए, इतने बुजुर्गाने दीन नहीं गए जितने औरंगाबाद को लश्कर के लश्कर आए। कुछ तो ख़ास बात है इस सरज़मीन में, कुछ तो ख़ास बात है। तो ये सरज़मीन की हिफाजत करने में हम अगर कम पड़ रहे हैं तो हमको चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं। हम कानून बदल कर इसमें गैर लोगों को या गैर मुस्लिमों को इख्तियार देने के बजाय हमने अपने अंदर काबिल लोगों को सामने लाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ज़रूरत हमको अपने अंदर काम करने की ज़्यादा है, बाहर की लड़ाई लड़ते हुए अंदरूनी तौर पे हमको ज़रूरत है। एक सियासी सवाल, या आखिरी सवाल है मेरा, अगर महाराष्ट्र की जनता, मराठवाड़े की जनता अगर आपके आमदार और खासदार अगर चुन के देती हैं तो वफ़ के तय आपका एक कुछ मंशूर कि हम अगर जनता अगर हम पे भरोसा करती हैं, हमें आमदार बनाती है, हमें खासदार बनाती है, तो हम वफ़ के लिए आगे बढ़कर ये करेंगे, कोई ऐलानिया बात नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि खाली होगा तो इफ़ एंड बट होंगे तो करेंगे, ये ख़याली पुलाव बजाने के बजाय हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा आज तक का किरदार देखिए। हमने इत्तेहाद का काम किया है, समाज को समाज से जोड़ने की फ़िक्र की है, हमने मजलूमों के हक़ में लड़ाई लड़ी है। CA/NRC के लिए रास्ते पे उतरने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए रास्ते पे उतरने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब, मेघवाल नाम के 9 साल के मासूम बच्चे को मटके में का पानी लिया बोलकर अगर ऊंचे तबके के आदमी ने इतना पीटा कि वो बच्चा मर गया, उसके लिए भी राजस्थान की ज़मीन पे उतरने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रास्ते पे उतरने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब। हमारा माजी देखो, हमारा आज देखो, इससे अंदाज़ा लगाओ इंशाल्लाह हमारा कल क्या होगा। अगर इंशाल्लाह हमको कौम साथ देती है, आवाम साथ देती है, महाराष्ट्र में 100 विधानसभा ऐसे हैं साहब जहाँ मुसलमान अगर एक साथ वोट कर देंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि खाली 100 सीटें अकेले मुसलमान अगर सपोर्ट कर देंगे तो चुन के आएगी। और 100 में से 35-40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अगर पूरे मुसलमान एकजुट हो गए और हमारे 5 से 10 हज़ार भी हमारे इसी समाज के और हमारे वंचित तबकों के माइक्रो ओबीसी के वोट टर्न हो जाएंगे। कितने वोट? खाली 5,000 वोट भी अगर बढ़ जाएंगे तो हमारी 30-35 सीटें 40 सीटें जीत के आ सकती हैं। तो अगर यहाँ पर ये इत्तेहाद की पहल में अगर महाराष्ट्र के मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अगर जुड़ते हैं तो हम कह रहे हैं कि आज़मा कर देख लीजिए। आपने अब बहुतों को आज़मा लिया ना, उनको आपने गली का लीडर भी बनाया, नगर सेवक भी बनाए, आमदारा भी दिए, खादारा भी दिए, होगा ना। अब एक बार इधर भी तवज्जो कीजिए, एक बार हमको भी मौका दीजिए और हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, अगर इस बार हमारे 30-40 आमदार भी आ जाते और वंचित बहुजन आघाड़ी अगर ये महाविकास आघाड़ी का पार्ट बन जाती, 4-5 मिनिस्ट्री तो आते थे जी। और अगर ऐसा मान लो ऐसा होता और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के पास में औकाफ और वक्फ मिनिस्ट्री का हिस्सा आता जी, तो हम यकीन दिलाते हैं आपको, सबसे पहले हमने अंबानी का वो बंगला गिराया होता जो औकाफ के ज़मीन के ऊपर कानून को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। उसके ऊपर बुलडोज़र लगाने की ताकत अगर इस महाराष्ट्र में हुकूमत में आने के बाद अगर किसी लीडर में रहेगी तो वो खाली एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब कर सकते हैं। ये हिम्मत, ये जुर्रत कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हक और इंसाफ के लिए हमको कोई अच्छा निज़ाम अगर कायम करना है तो एक अच्छी सियासी जमात से जुड़ना ज़रूरी है। इस तरह से आपने फारूक अहमद साहब की बात को सुना और हमने इनसे सिर्फ वफ़ के मसाइल के ऊपर बात की और कई कमीशनों की रिपोर्ट है और कई इजलासों में जलसों में बोला जाता है कि वफ़ का इमला का अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमान के अंदर से गुर्बत हट जाए। अब सवाल ये होता है कि जब इलेक्शन आते हैं, सारी बातें होती है, तो स्टेज पे बातें होती है कि हम मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत से दावे होती है। बड़ी हैरत होती है साहब जब बड़े बड़े कमीशन कह रहे हैं, रिपोर्टें हैं, सबूतें हैं कि अगर वफ़ की इमलाफ पे अगर हम काम कर ले तो मुसलमानों को किसके आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप जो है तो 24 घंटे वक्फ बोर्ड के ऊपर काम क्यों नहीं करते साहब? वक्फ बोर्ड पे काम क्यों नहीं करते? तमाम, मैं सियासी लीडर से कह रहा हूँ, किसी एक की तरफ इशारा नहीं है साहब, तमाम लीडर्स क्यों नहीं करते आप? ऐसा क्यों नहीं होने पाता? हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में हर सियासी पार्टी का नुमाइंदा अपने अपने अलग अलग जलसों में जाता है, ज़िलों में जाता है, तो पार्टी का विस्तार होता है, पार्टी को बढ़ाने का काम होता है, जलसे लिए जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि महीने में 4 बार दौर, इतना बड़ा वक्फ बोर्ड का मंडल है, आप तमाम को जिम्मेदार बनाया गया है, तो महीने में 1 बार कोई एक ज़मीन का आप दौरा करें ताकि ज़मीन माफ़ी खौफ महसूस हो कि भाई वक्फ के ज़िम्मेदार आके गए, दौरा करके गए, हम कब्ज़ा नहीं कर सकते। होगा ना ऐसा? जब कोई पलट के देखने को तैयार नहीं है तो क्यों कब्जा नहीं करेंगे साहब? और एक सीधा सवाल बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रख रहा हूँ, अगर जालना रोड है या कोई और ज़मीनात के ऊपर है, अगर वहाँ अगर आपका 100 वाट का प्लाट रहता तो आपके जाके नहीं देखते कि जान दो बाप दादा लेके रखे होंगे, क्या करने का अपने को, कौन किसकी हिम्मत है? ऐसा होता नहीं। आप 24 घंटे जाते, आप प्लान करते, 4 माले की बिल्डिंग बनाना है, नीचे दुकानें कितनी निकालना है, कितना किराया आएगा, कितनी पकड़िएंगी। एक उदाहरण है साहब, उदाहरण है। और बड़ी हैरत की भी बात भी, बड़ी फ़ख्र की बात भी है और बड़ी शर्म की बात भी है कि एक आस्तिक कुमार पांडे साहब MM शेख के बंगले के सामने पेट्रोल पंप चलाते, एक क्लास 1 ऑफिसर जिसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेट्रोल पंप नहीं जानते तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलने वाली नहीं थी कि आस्तिक कुमार साहब आप औरंगाबाद में गए तो क्या करके आए, गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं थी। लेकिन वो अधिकारी ने एहसास करके कि नहीं, मैं महानगर पालिका को कैसा फ़ायदा पहुंचाऊं, महाराष्ट्र सरकार को कैसा फ़ायदा पहुंचाऊं, जबकि वो अधिकारी है, रिटायर का पेंशन मिलेंगे, मोकले हो जाएंगे, 4 लोग आज भी सल्यूट कर रहे, कल भी करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नालों में, नदियों में घूम रहा है, जहाँ पर सुअर दौड़ रहे हैं वहाँ पर घूम रहा है, देख रहा है क्या क्या करूँ, डेवलपमेंट काम करूँ। और आप लोग इतना बड़ा मंडल लेके के बैठते हैं, इतना बड़ा आपका हेड ऑफिस है, आपके पास पावर है, कभी देखने में नहीं आता। ये कब दिन रहेगा कि पूरे मराठवाड़े में आपके दौरे होंगे महीने में? फ़र्ज़ करो किसी मिनिस्टर का दौरा अगर जानने में है तो आप थोड़ा वक्त निकाल के, वक्त वहाँ की ज़मीनात है ना, वहाँ आप दौरा कीजिए ताकि खौफ पैदा हो, कोई नाजायज़ कब्जा ना हो। ये भी तो हो सकता है। कब आएगा?
अगर वक्फ बोर्ड पे काम कर लें तो आपको कहीं जानने की ज़रूरत नहीं। जैसा साहब ने बताया कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खर्चा दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है साहब, बहुत बड़ी बात की है। क्यों बेबस है आप, क्यों बेबस है? अगर कौम का दर्द है तो आप पहले ये काम करो, 24 घंटे करो, या हफ्ते में एक दिन मुतय्यन करो कि हम सिर्फ वक्फ के ऊपर सेमिनार करेंगे, वक्फ के ऊपर बात करेंगे, वक्फ के ऊपर दौरे करेंगे, वक्फ के ऊपर मीटिंग लेंगे, वक्फ के ऊपर कमेटी बनाएंगे। ये करिए साहब, ये ऊपर वाले का बड़ा करम है, खुशकिस्मत है। हम सरकार को बुरा नहीं बोल सकते, उनको तो हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें हमको वक्फ मंत्री दिया, वक्फ का कार्यालय दिया, वक्फ बोर्ड दिया, वक्फ बोर्ड मेंबर दिया। अब और क्या देंगे? ऐसे हालात में भी सब कुछ दे रहे हैं। तो अगर हम मुसलमान अगर ईमानदारी से काम नहीं करें साहब, मैं उन पे उंगली उठा रहा हूँ जो उसमें मुलविस थे, जो भ्रष्टाचार में जो मुलविस थे। जो अच्छा काम करे अल्लाह उनको अजर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिए, दुनिया 2 दिन की है, गुजर जाएंगी। लेकिन ये तमाम यतीम गरीब कल यौम आखिरत में यकीनन जो उसमें मुलविस है भ्रष्टाचार में, उनका दामन पकड़ेंगे कि अल्लाह ये आपने इनको बिठाया था, तूने इनको उन पे बिठाया था, इन्होंने हमारा हक अदा किया। सोचिए, आप सोचिए, कई ज़राए हैं और आगे बढ़ने के। कम से कम वक्फ के मामले में इतने ईमानदारी से काम करो ताकि दुनिया भी राज़ी हो जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए कि वक्त और हालात की ज़रूरत है। साहब मैं बहुत तड़प के कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी तड़प नहीं है। मैं घूमता हूँ, गरीबों को देखता हूँ, मुस्लिम बुर्कापोश ख़वातीन मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही हैं। मैं शर्म आ रही है मुझे बोलने को। आप देख सकते हैं अखबारत में भी आता है। ये क्यों हो रहा है? क्यों गुर्बत हो रही है? मुसलमान बिछड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि सिस्टर कम्युनिटी के अंदर एक रिमार्क आता है कि इस देश का मुसलमान दलितों से बिछड़ कर रह गया है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? कब तक स्टेज पे भाषण करते रहेंगे कि हमने 1000 साल हुकूमत की? अरे उन्होंने तक करके चले गए, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ये आपकी जवाबदारी है। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पूरी कौम आपको सर पे उठा लेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आप कुछ प्रैक्टिकल करके बताओ। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है।